जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपना मस्त होंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का सेशन है सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में डिफिनेशन को, टाइप ऑफ डेफिनेशन, हर डेफिनेशन को, जैसे वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्केर्स मीन्स डेफिनेशन, वांटलेस डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन को देखा। फिर अर्थशास्त्र के जो स्कोप था उसको देखा। फिर न्यू क्लासिकल और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के विचारधाराओं को अलग अलग व्याख्या किया। इसके बाद हम लोग आज के सेशन को सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे। सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इस बातों को व्याख्या करता है कि अर्थशास्त्र जो आरंभिक इतिहास अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के जो डिपार्टमेंट था, स्कोप था, वह भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन के उत्पादन के साधनों के आधार पर जो व्याख्या किया गया था, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, इसी पर पूरे अर्थशास्त्र और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण डिपेंड करता है। लेकिन उस आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आधुनिक इतिहासकारों ने इसे दो भागों में बांटा, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया। 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, बहुत ही प्रसिद्ध, जिसका नाम है प्रोफेसर रेगनर फ्रेश। रेगनर फ्रेश ने अर्थशास्त्र के विश्लेषण को और इकोनॉमिक एनालिसिस को दो भागों में आधुनिक रूप से बांट दिया। और वह दो भाग क्या है, माइक्रो है और मैक्रो है। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, अर्थात यह ग्रीक शब्द है और जो माइक्रो से बना है और उसका अर्थ क्या होता है, छोटा। दूसरी तरफ मैक्रो एक ऐसी व्याख्या को बताता है जो ब्रॉड लेवल पर बताता है। उसी तरह से इन शब्दों के व्याख्या को अलग अलग इतिहासकारों और विद्वानों ने व्याख्या किया, लोकप्रिय बनाया। जैसे जेएम किन्स ने मैक्रो को बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ होता है बृहत अर्थशास्त्र। जहां पर मैक्रो का एनालिसिस की व्याख्या की गई है, उसके अंतर्गत जो शब्द है माइक्रो, वह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा, और इसके अंतर्गत किसी इंडिविजुअल यूनिट्स या किसी फर्म या व्यक्तिगत व्यक्तिगत उद्योग या विशिष्ट मूल्य का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इस परिभाषा में स्पष्ट होता है। और इसके अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था किसी एक छोटे भाग का अध्ययन होता है, जैसे कि एनालिसिस किया जाता है पर कैपिटा इनकम। पूरे देश के अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन होता है, उसके वैल्यू ऑफ मनी क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। और उस नेशनल इनकम में सिर्फ औसत व्यक्तियों का, औसत यानी कि एवरेज व्यक्तियों का, एक औसत व्यक्ति का जो एवरेज व्यक्ति है, उसके इनकम को क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। आगे हम जब नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट देखेंगे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का ये सर्कल है और इसमें एक छोटा सा ब्लॉक भाग है जिसका अध्ययन, ठीक है, माइक्रो एनालिसिस के तहत होता है, जो प्रति व्यक्ति आय को बताता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण का सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, साधनों के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत होता है, उसके वितरण का सिद्धांत होता है, आर्थिक विकास का सिद्धांत होता है। जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है तो उसमें दो तरह का निर्धारण होता है, जैसे मांग का सिद्धांत। जैसे मांग का सिद्धांत में मूल्य का सिद्धांत भी है और सप्लाई का सिद्धांत भी है। डिमांड और सप्लाई जहां दोनों इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी कि संतुलित अवस्था में होता है, वहीं पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। और इसका व्याख्या मार्शल ने बहुत ही सरल और व्यवहारिक रूप में किया है। ठीक उसी तरह से लागत का सिद्धांत होता है। लागत का सिद्धांत बहुत तरह के लागत होते हैं, एवरेज कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट होता है। इस सब का एक माइक्रो एनालिसिस की व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, इकोनॉमिस्ट एनालिसिस, वह क्या करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल बचत, कुल विनियोग या कुल रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, अर्थात ब्रॉड लेवल पर, जैसे कि एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल को हम ब्लॉक कर दिए हैं और इसकी जो व्याख्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वह मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, एक तरफ पर कैपिटा इनकम का व्याख्या किया गया, दूसरी तरफ राष्ट्रीय इनकम यानी कि नेशनल इनकम का व्याख्या किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत बेसिकली आता है, तो यहाँ पर आय एवं रोजगार का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है मैक्रो एनालिसिस के तहत। फिर उसके बाद सामान्य मूल्य तल, जैसे मुद्रास्फीति, ठीक है,
क्वांटिटी ऑफ मनी यदि बढ़ता है तो मूल्य उसका घट जाता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, जिसको जनरली महंगाई या इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह आर्थिक विकास के सिद्धांत, यहाँ पर आर्थिक कल्याण का सिद्धांत है। माइक्रो एनालिसिस में आर्थिक कल्याण का विचारधारा की व्याख्या की जाती है, जबकि मैक्रो में क्या किया जाता है, आर्थिक विकास के सिद्धांत को। तो तीसरी तरफ है कि वितरण के समष्टिगत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। यहां पर क्या होता है कि वितरण का सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, लेकिन साधनों के संदर्भ में। साधन पे क्या क्या, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन हमारा साधन है, तो उसके लिए मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ का निर्धारण कैसे किया जाए, जैसे लाभ का सुम्पीटर का सिद्धांत, उसी तरह से लगान का सिद्धांत है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। ये सारी व्याख्या माइक्रो के तहत, और इस वितरण में जैसे राष्ट्रीय आय से जैसे उसके इफिशियंसी के आधार पर प्रत्येक साधनों को उसके जो मूल्य निर्धारित किया जाता है मॉनेटरी वैल्यू के रूप में, वह हमारा वितरण का सिद्धांत बताता है, और वो भी समष्टिगत के आधार पर। तो इस तरह से, ठीक है, हमने आज के इस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या देखा, मैक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस। माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस ये दो विचारधारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना करती है जहां पर, ठीक है, दोनों तरह का अध्ययन होता है। कुछ मामलों में हम माइक्रो को निर्धारित करते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति का इंडिविजुअल इनकम। अगर देश का इनकम निर्धारित करेंगे तो माइक्रो पर। इस तरह से हम लोग इस व्याख्या को कंप्लीट किया, और आज की क्लास में हम लोग ये फोकस किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का जो लास्ट सेक्शन, कुछ सिद्धांत है, जैसे उपभोक्ता का सिद्धांत है, उत्पादन का सिद्धांत है, मांग का सिद्धांत है, वो भी हम लोगों का, जैसे एसएससी लेवल का कुछ एग्जाम होते हैं उसमें ट्रेडिशनली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, नहीं डिफेंस गुड्स के संदर्भ में कौन सा मांग का नियम लागू होता है। इन सारी बातों को हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे आगे, लेकिन हमारा ये जो इस लेक्चर का फोकस है इंडियन इकोनॉमी का जो फीचर है उस पर वर्णन करता है। तो अगले क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे, और इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जिसका बेस जो है इकोनॉमिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स होता है, और इकोनॉमिक्स को जानना बहुत जरूरी था, या किस तरह का है, किसका अध्ययन करता है। और जब हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर लेते हैं तो उसी बेस पर उसकी व्यवस्था करते हैं, अर्थात धन की व्यवस्था करते हैं, जिसको आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन का अगला सेक्शन होगा। तो आज का सेक्शन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और अगर आपको लाभ पहुंच रहा है तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच बांटिए, शेयर कर दीजिए। बस हमारा पारिश्रमिक यही है। मैं चाहता हूं कि मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस और जो मेरे पास ज्ञान का स्तर है उसको आप तक पहुंचाए। कैसे पहुंचाए, यही जरिया था जो आपको एक छोटा सा वीडियो और छोटे से क्लास के रूप में आप तक पहुंचाए। आप हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां तक आप तक मैं पहुंचूं, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया जिस स्कॉलरशिप से लोग पढ़ते हैं उसमें हर व्यक्ति के, हर बच्चों को ये संभव नहीं है कि वह खर्च दे करके या व्यय करके कुछ पढ़े। इसलिए मैंने इसको बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सरल रूप से मतलब इस्तेमाल करने का प्रयास किया। वैसे आज का बहुत ही स्मार्ट युग है और इसमें बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने इसको छोटे से स्तर पर शुरू किया है, और ये आपको कैसा लगा ये हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसको क्या कीजिए, आप थोड़ा सा देखिए, और अंत तक अगर देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मैं यही आपको भरोसा दिलाऊंगा कि पूरा इंडियन इकोनॉमी का जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक का क्वेश्चन आपको सोल्व कर सकते हैं, उसको मैं तैयार करने का प्रयास करूंगा। ओके, इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू।